जी। जिन दर्शकों के पास कागज और कलम है वो लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि आने वाला सप्ताह जो है इस देश का और बिहार का भविष्य तय करने वाला है। ये तय है जी। क्योंकि यहाँ से 2024 के चुनाव की जो बिगुल फूंकी गई है, युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। पार्टी वो छोटा से छोटा गिलहरी जो राम सेतु बनाने में अपना योगदान देती थी, उसको भी राम जी ने याद रखा था जी। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी उन छोटे छोटे मुद्दों को भी छोड़ना नहीं चाहते होंगे। बिल आएंगे, उस पर मुहर लगेगी और आगे देश किस रास्ते से चलेगा उसका निर्धारण होगा। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक के जो लोग हैं उन्हें भी पता नहीं है कि एजेंडा हो, तो बाकी तो आप राम मंदिर ही है जिसकी लड़ाई बहुत लंबी लड़ी गई है और भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे को बहुत लंबे समय तक, लेकिन लोगों ने जिस तरह की बातें की है, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड देखा है, लोग हिंदुस्तान और भारत बोलने में गर्व महसूस करना चाहते हैं। बिल्कुल। भारत नाम कहते हैं कि भाई भारत शुरू से भारत रहा है, तो भाई इंडिया और भारत सब तो सेम ही है। बिल्कुल, दो भाई हैं हिंदुस्तान और। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 18 तारीख को विशेष सत्र बुलाया गया है संसद भवन में, जिसमें कई तरह के कयासों के बाजार गर्म हैं। कई तरह के मुद्दे जो हैं वो देश भर में चल रहे हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा हो सकता है। विशेष सत्र है तो जाहिर सी बात है 2024 का लोकसभा का चुनाव भी है, तैयारी उसको लेकर के भी हो जाएगा। देश भर में किन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए ताकि जो सरकार है वो मजबूती के साथ और आगे बढ़े, या फिर कई तरह की योजनाओं को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में कुछ ऐसे प्लान हैं जो मोदी सरकार के वो लीक हो चुके हैं। भीतर की बात में आज इसी पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। बाबा हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले जो चर्चाएं चल रही हैं जिन मुद्दों पर, उन पर हम बाबा से एक बार पूछ लेते हैं कि हो सकता है कि G20, राम मंदिर या धारा 370 के गड़े मुर्दे उखाड़ने की चर्चा चले। बाबा के साथ जुड़ते हैं। बाबा, विशेष सत्र बुलाया गया है 18 तारीख से 18 से 22 का, इसमें कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन जिन मुद्दों की मैंने बात की है कि क्या वो G20 का हो सकता है, क्या राम मंदिर का मुद्दा हो सकता है, या फिर धारा 370 के गड़े मुर्दे जो हैं वो उखाड़ने की बात हो सकती है। मैं चाहूँगा कि मेरी बात शुरू होने से पहले जी। जिन दर्शकों के पास कागज और कलम है वो लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि आने वाला सप्ताह जो है इस देश का और बिहार का भविष्य तय करने वाला है। ये तय है जी। क्योंकि यहाँ से 2024 के चुनाव की जो बिगुल फूंकी गई है, युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा। आप सीधी तौर पे समझ सकते हैं कि अब तक जो एजेंडे हैं वो सिर्फ कयासों में हैं। जी। आपने 3 एजेंडे की बात की कि G20, राम मंदिर और धारा 370, ये जो 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अचीव किया है, जी। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा होगा। भारतीय जनता पार्टी वो छोटा से छोटा गिलहरी जो राम सेतु बनाने में अपना योगदान देती थी, उसको भी राम जी ने याद रखा था। जी। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी उन छोटे छोटे मुद्दों को भी छोड़ना नहीं चाहेगी। जी। जिस मुद्दे से उसे फायदा मिलेगा वो करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने शुरुआत की उसमें विशेष सत्र की अगर बात करें तो विशेष सत्र बुलाया ही इसीलिए गया है कि इस देश का आने वाला भविष्य तय किया जाए। जी। एजेंडे होंगे, बिल आएंगे, उस पर मुहर लगेगी और आगे देश किस रास्ते से चलेगा उसका निर्धारण होगा। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक के जो लोग हैं उन्हें भी पता नहीं है कि एजेंडा होगा क्या, लेकिन जिन एजेंडों की चर्चा हो रही है, और हमने आपको कई बार बताया है, अपने दर्शकों को भी बताया है कि जो कयासों का बाजार होता है वो पूरी तरह से आप समझिए कि भ्राम नहीं होता है, उसमें कुछ सत्यता भी होती है। बिल्कुल। क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं होता है। जो चर्चाएं चल रही हैं तो निश्चित रूप से आप इस बात को याद रखिएगा, इसीलिए कलम कागज लेकर के बैठने के लिए मैंने कहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव में G20 का जो ऑरा बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिस तरह से उन्हें दुनिया को अपने सामने झुकाया है और दुनिया के लोगों ने जो फीडबैक लिया है हिंदुस्तान का, जी। वो देख करके ये साफ लगता है कि इस देश की जनता नरेंद्र मोदी को अभी और मौका दे सकती है, और ये मौका दे चाहे नहीं दे, G20 को इस बार चुनाव में भजाया जाएगा। तो वहीं राम मंदिर भी जनवरी में उसके पट खोल दिए जाएंगे, उसके लोगों के लिए, आम लोगों के लिए उसको आम लोगों के सुपुर्द कर दिया जाएगा ये राम मंदिर।
इसके भी इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, आम जनता को समर्पित किया जाएगा, तो आप समझ रहे हैं ना कि दुनिया भर उस राम मंदिर को उस दिन टीवी से 1 इंच भी अपना नजर हटाएगा नहीं, क्योंकि लंबी लड़ाई है और लंबी लड़ाई के बाद राम मंदिर बनाने का मुद्दा सामने आया। नरेंद्र मोदी इस मौके को, इस मुद्दे को चूकेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है जब नरेंद्र मोदी अपने ड्रेस सेंस को लेकर के भी चर्चा बना देते हैं, तो बाकी तो आप राम मंदिर ही है जिसकी लड़ाई बहुत लंबी लड़ी गई है। और भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे को बहुत लंबे समय तक ठंडे बस्ते में रखना पड़ा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में कभी नहीं आई थी कि वो अपना काम कर सके। बिल्कुल। धारा 370 ये भी एक ऐसा मुद्दा था जिस मुद्दे को लेकर के लड़ाई लंबी चल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी ने इस धारा 370 के साथ ट्रिपल तलाक जो है वगैरह वगैरह जो भी मुद्दे थे वो सब लेकर के आई थी, और इन सारे मुद्दों को 2024 में वो कैश करेगी कि ये हमने किया है। तो एक मुद्दा बाबा ये भी तो भजाया जा सकता है कि पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, मुफ्त अनाज योजना, रोजगार ऋण योजना, इन मुद्दों पर भी तो चर्चाएं चल सकती है। जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी की या फिर मोदी की सरकार ऐसी है कि छोटी छोटी बारीक चीज़ों को भी, जो गिलहरी की आपने चर्चा की है, उसको भी नरेंद्र मोदी की सरकार याद रखती है। निश्चित रूप से रत्नेश, भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीतिक खूबसूरती है जिसके आप विरोधी हो सकते हैं, लेकिन उसके रणनीतियों के कायल आपको होना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी चीज़ों को प्रमोट करती है, जिस तरह से अपनी चीज़ों को रखती है, वो साफ दर्शाती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है वो एक एक पॉइंट पर गहराई से विचार करता है। आप समझिए कि पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक करके अपने उन हर कार्यकर्ता को, बूथ लेवल कार्यकर्ता को ये बात की हिदायत दी है कि आप जा करके पता कीजिए कि पीएम आवास योजना के तहत, इंदिरा आवास योजना के तहत और अन्य जो आवास योजना की स्कीमें हैं उसके तहत कितने लोगों को लाभ मिला, कितने लोगों का आवेदन आया था, कितने लोगों को मिला, और जिसको नहीं मिला उसको क्यों नहीं मिला। आप समझ रहे हैं इस बात को ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ये संदेश देना है, और ये काम आपको पूरा कर लेना मात्र 3 महीने में। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है? मिशन मोड में है एकदम। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में इस बात को लेकर के आप गैस पर चर्चा कर सकते हैं कि गैस के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम 200 रुपया घटे तो पूरा उसका लिया गया श्रेय कि हमने 200 रुपया घटाया। बढ़ने का श्रेय नहीं आता है, लेकिन घटने का श्रेय आता है। इसके साथ साथ ये भी तय किया गया है कि जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस देने की बात चल रही थी गरीब घरों को, उसमें कितना काम पूरा हुआ और कितना बचा हुआ है, इसको भी मिशन मोड में आकर के 3 महीने के अंदर में पूरा करना है। जिनको जो आवेदन है उसको निरस्त कर देना, मतलब या तो उसको समाप्त कर देना, निरस्त नहीं करना है उसको, मतलब दे करके कार्य पूरा कर देना है। इसके साथ साथ मुफ्त अनाज योजना, आपको याद होगा कि लॉकडाउन के समय में जब नरेंद्र मोदी ने अचानक से ये घोषणा कर दिया कि अब आपको अपने घरों में कैद रहना होगा, तब तो किसी ने नहीं सोचा था कि हमको घर में कैद हो जाना होगा तो मेरी राशन कहाँ से आएगी, ये कहाँ से होगा, वो कहाँ से होगा। लेकिन अब तक पिछले 3 सालों से लगातार केंद्र सरकार उन गरीब लोगों को अनाज दे रही है, तो ये भी कैश करने वाली बात है। और निश्चित रूप से इसका फायदा उनको उत्तर प्रदेश में मिला है, कई राज्यों में मिला है। इसके अलावा जो रोजगार की बात चल रही है इस देश में, उस रोजगार योजना के तहत भी सरकार ने ऋण योजना जो है, आप नए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उसके लिए ऋण योजना जो है उसको लेकर के सरकार काफी एग्रेसिव है, और उन विभागों को सचेत कर रही है कि यदि आप इसमें काम नहीं करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। यानी मिशन मोड में इसको भी 3 साल के माफ कीजिए 3 महीने के अंदर में पूरा कर लेना है, और उसका रिपोर्ट सबमिट करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यानी आप समझ रहे हैं कि जो एजेंडा 18 से 22 तक आना है, उन एजेंडों में ये भी एजेंडा हो सकता है। तो ये भी तो चर्चाएं हो सकती है उसमें, जैसे कारीगरों को स्पेशल पैकेज, चंद्रयान और सूर्ययान जो हाल ही में अभी लॉन्च किया गया है, आदित्य L1 या फिर चंद्रयान 3, मोदी विरोधी गठबंधन जो इंडिया गठबंधन बड़े हैं उसमें भिड़ंत भी तो एक मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी रोजगार को लेकर के जो बार बार उस पर आरोप लगते हैं जी कि प्रधानमंत्री के नहीं बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने इस देश के युवाओं से वादा किया था जी कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसके लिए कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा होती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी। और ये वो वीक पॉइंट है जिस पर नरेंद्र मोदी
हमेशा बगले झांकने लगते हैं जब जब चर्चा इसकी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको लेकर के कई बार कई तरह की चर्चाएं भी चली हैं, आंकड़े मांगे जाते हैं, और यहाँ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार फेल रही है। युवाओं को रोजगार देने के नाम पर आपने जो शुरू कर दिया अग्निवीर योजना वगैरह वगैरह, ये सब जो आपने शुरू किया, इसको लेकर के भी आप चर्चा में रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस रोजगार के माध्यम से आपने देखा होगा स्किल इंडिया का लाया गया था, जो भी सफल नहीं हो पाया। इसको लेकर के आपको पता है कि स्किल इंडिया के जो मंत्री थे उनको भी हाशिए पर जाना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सारी चीजें जो है घुमा फिरा करके इस जगह पर आ रही है कि माने वन नेशन वन रोजगार सबको मिलेगा। आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको हक है रोजगार करने का, अपना जीविका उपार्जन करने का, और इसके लिए सरकार ने एक नई स्कीम लाने का जो प्लान बनाया है वो एजेंडा का हिस्सा हो सकता है। तो वहीं चंद्रयान और सूर्ययान के बाद कहीं ना कहीं मोदी का कद बढ़ा है। दुनिया ने देखा है देश की ताकत, हिंदुस्तान की ताकत, और ये तब संभव हुआ जब बड़े दिल होकर के, बड़ी बात करके नरेंद्र मोदी ने इसके लिए अपने आप को तैयार किया और उसके लिए जो उचित राशि चाहिए वो मुहैया कराया। तो सबसे पहले इस चीज को भी कि हम अब चांद और सूरज पे पहुंच गए हैं। अब सुने होइएगा कहानी, लोग कहते थे कि चांद और सूरज पे पहुंचना है क्या, आज हम चांद और सूरज पे पहुंच गए और दुनिया ने इस बात को सराहा है। तो निश्चित रूप से इसके फायदे और इसको लेकर के एक नई स्ट्रेटजी, नई बिल, नई स्कीम के तहत माना जा रहा है कि 18 से 22 तारीख तक होने वाला जो विशेष सत्र है उसमें इससे जुड़ा हुआ कोई मुद्दा सामने आएगा। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि मोदी विरोधी गठबंधन जो बना है उस गठबंधन का मुंह बंद करने के लिए कुछ ऐसी बातें भी आ सकती हैं जिससे उस गठबंधन के पास कोई एजेंडा नहीं रहे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इंडिया नाम रखा गया था तो उसके पीछे की रणनीति क्या रही होगी। शब्द INDIA रखने के पीछे का मकसद क्या था, जिसका विरोध नीतीश कुमार ने किया था, और कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को टक्कर देने, नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व को, नरेंद्र मोदी को राष्ट्रवाद को टक्कर देने के लिए INDIA गठबंधन बना करके एक कड़ा टक्कर देने का प्रयास किया था, जिसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की बात चल रही है। और ऐसी स्थिति में एक एजेंडा आ सकता है जो इंडिया को भारत के नाम से जाना जाए और एकमात्र भारत नाम हो, ये भी कहा जा सकता है। आपने कल मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि लोगों से पूछा भी था। जी बिल्कुल। तो उसके नतीजे क्या आए वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन लोगों ने जिस तरह की बातें की है, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड देखा है, लोग हिंदुस्तान और भारत बोलने में गर्व महसूस करना चाहते हैं। बिल्कुल, भारत नाम कहते हैं कि भाई भारत शुरू से भारत रहा है, तो भाई इंडिया और भारत सब तो सेम ही है। बिल्कुल, दो भाई हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान। दोनों भाइयों के नाम में अगर सिमिलरिटी हो तो इससे पता चलता है खानदान एक ही है, खानदान एक ही है। बिल्कुल, पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान से अलग हुआ है और आज भी तलखियां चाहे जितनी भी रही हो, लेकिन हमारे संबंध वैसे ही। अरे भाई भाई में तो बंटवारा के झगड़ा होता ही है, इसमें कौन नहीं जानता है। आप घर के मकान के बंटवारे की बात कर लें तो वहाँ झगड़े नहीं होते क्या, लाठी गोली सब चल जाता है, लेकिन रहते तो साथ में ही हैं। वही स्थिति हिंदुस्तान और पाकिस्तान की है। अगर भारत और हिंदुस्तान नाम रखा जाए तो लोगों को उससे कोई आपत्ति नहीं होती है। ये भी एजेंडा हो सकता है कि उस बिल में आए। इनके बाद में बाबा एक चर्चा ये भी चल रही है कि पीएम पर विरोधियों का जिस तरीके से अटैक चल रहा है, लगातार अटैक कर रहे हैं, चाहे हिंदुत्व की बात हो, सनातन की बात हो, तिलक लगाने को लेकर के जो विवाद छिड़ा था बिहार में, सनातन पे स्टालिन के बेटे ने कड़ी टक्कर दी थी। तो इन सब चर्चाओं पर भी एक बड़ा कहीं ना कहीं चर्चा हो सकता है इस विशेष सत्र में। रत्ने से एक खबर आई थी उत्तर प्रदेश से। जी, उत्तर प्रदेश को सबसे विकसित राज्यों में से कहा जाता है कि सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ खूब बढ़िया सुशासन चल रहा है। लेकिन वहाँ से एक खबर आई थी कि पुलिस प्रशासन के लोग गोलियों की जगह पर अपने मुंह से ठाए ठाए कर रहे थे। ठाए ठाए कर रहे हैं। जी जी जी। आपके पास हथियार चाहे जितना भी हो, चलाना अगर नहीं आता है तो आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं। भले ही ये दावा कर लिया जाए कि कांग्रेस इस देश में 75 साल में सबसे अधिक दिनों तक राज्य किया है, उसने बहुत सारी चीजें बनाई, बहुत सारी चीजें बिगड़ी, बहुत सारा उसको अनुभव है, लेकिन उसके बाद जो अत्याधुनिक हथियार आए हैं वो चलाने का अभी भी मादा उनके पास नहीं है, ना ट्रेनिंग लिया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां आगे रहती है। आपने गठबंधन बना लिया, आपने सब कुछ कर लिया, और इन सारी बातों के साथ साथ एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि आप अटैक क्या कीजिएगा। प्रधानमंत्री पर एक अटैक करते हैं आप, पूरा दल आकर के और नए नए हथियार से आपको ध्वस्त कर देता है, आप ही पे उल्टा पड़ जाता है। अब अभी देखिए आपने INDIA गठबंधन बनाया,
सभी लोगों ने विरोध किया था। जो नया परिषद बना है, परिषद भवन का सभी ने विरोध किया था लोग, संसद भवन का। तो संसद भवन का विरोध करने के साथ साथ वहां आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। नीतीश कुमार जो उसके प्रणेता कहे जाते थे, उनके कारण ही सब लोगों ने विरोध किया था। उनका एक आदमी वहां बैठा करके देखे कि देखिए नहीं तो है ये है यहाँ, इनका तो विरोध। उसके बाद अब देखिए कि जब G20 हो रहा था तो कई राज्यों के लोग पहुंचे थे, मुख्यमंत्री पहुंचे थे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ही उनको फोटो की तस्वीरें खिंचा करके और उसको सोशल मीडिया पर वायरल करने का क्या मतलब। बिल्कुल, उन विदेश के मेहमानों के बीच में नीतीश कुमार का एक फोटो चेपा हुआ है। बिल्कुल, ये भी एक हथियार था जो इंडिया गठबंधन के तरफ मिसाइल के रूप में फेंका गया था, जिससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो आहत जरूर हुआ है। तो वहीं आपको बतावें कि ये गठबंधन जो बना है, इसमें हिंदुत्व को, सनातन को लेकर के, धर्म को लेकर के, आस्था को लेकर के जिस तरह से प्रहार किए जा रहे हैं, और इन सब पर नीतीश कुमार और अन्य नेताओं की चुप्पी, कांग्रेस की चुप्पी, नीतीश कुमार की चुप्पी, लालू प्रसाद की चुप्पी, उनके दल से तो इस पर अटैक ही किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि ये जो है कहीं ना कहीं वरदान साबित होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसके साथ साथ कुछ और मुद्दे हैं। आपको याद होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक 2019 का मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब उस मुद्दे को जहां ठंडे बस्ते में पड़ गया था, एक बार फिर से उसको उजागर करने का फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी को। आप उसको जितना भी कह लीजिए कि इसमें गलत हुआ था, ये सब पता था, प्लांटेड था, सतपाल मल्लिक को सामने लेकर बैठा करके रोज उनसे भाषण दिलवाइए, उसके क्या फायदे होने वाले हैं? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। बिल्कुल, आपके पास भीड़ नहीं हो, आप कितने भी बड़े नेता हो, माइक में चिल्लाइएगा तो लोग कान बंद करके निकल जाएंगे, कर्कश आवाज आ रहा है। लेकिन आपके पास भीड़ हो और आपके पास कोई साधन नहीं हो अपनी आवाज दूर दूर तक पहुंचाने का, तो लोग आपकी आवाज को पहुंचाते हैं तालियां बजा करके। ये बातें होती हैं, और इन बातों में कहीं ना कहीं जो सामने लड़ाई नजर आ रही है, उसमें विशेष सत्र बुलाना, उसके एजेंडे को रखना, और एजेंडे में क्या क्या है ये कयास सभी लगा रहे हैं। जब 18 तारीख को संसद भवन बैठेगी, 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उस दिन भी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। और उसी दिन शाम के समय में संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो एजेंडा हमने 12-13 एजेंडा बताया, उसके साथ साथ एक एजेंडा और है जिसकी खूब चर्चा हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसकी नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं पैरोकार रहे हैं। ये सारी बातें अब खुल करके सामने आ गई हैं, और इसी एजेंडे पर जो 2024 के लिए तय किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हर हाल में अपना सिक्का मजबूत, अपना खूंटा मजबूत कर रखना चाहेगी। चाहे जितना भी इस पर जोर लगा दिया जाए, लेकिन खूंटा अपनी जगह रहे, और 2024 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने, ये पक्का करने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। हंगामा तो जरूर होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो कर लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं लगता है, क्योंकि विपक्ष उतना मजबूत नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए, तो बाबा के साथ हमने भीतर की बात में चर्चा किया कि 18 से 22 तारीख के बीच में जो विशेष सत्र बुलाया गया है, उनमें कई तरह के मुद्दे हैं जिन पर चर्चाएं हो सकती हैं। हमने एक एक करके आपको सभी मुद्दे बताए और बाबा से जाना कि क्या वाकई में ये मुद्दे जो मोदी सरकार ने पिछले कई दिनों से अपने कार्यकाल में किए हैं, उन मुद्दों को एक बार फिर से दोहराएगी, जनता के बीच लाएगी। तो बाबा ने एक एक करके सभी मुद्दों को बता दिया है कि कितना कारगर हो सकता है बीजेपी सरकार के लिए, और आने वाले भविष्य में तय कर सकता है, बीजेपी की भविष्य तय करेगी। सीट पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन जाएगा ये भी तय करेगा। फिलहाल भीतर की बात में ऐसे ही लगातार हम चर्चाएं करते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी,
तो ज्वाइन बटन दबा दें। पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700। धन्यवाद।